नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिलते हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय फाइल मेन्यू में ब्लैंक विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय फाइल मेन्यू में ब्लैंक विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। जब आप MS वर्ड में वर्क करते हैं तो MS वर्ड का जो फाइल मेन्यू होता है उसमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। MS वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जब आप MS वर्ड में वर्क करते हैं तो वहां पर हमें एक फाइल मेन्यू दिया जाता है। फाइल मेन्यू के अंदर फाइल से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। हमसे पूछा गया है कि फाइल मेन्यू में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। फाइल से संबंधित ऑप्शन होते हैं फाइल मेन्यू में। फाइल से संबंधित तो फाइल को आप प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, नई फाइल बना सकते हो, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो। फाइल से संबंधित सभी ऑप्शन फाइल मेन्यू में होते हैं, लेकिन हेडर फुटर नाम का ऑप्शन फाइल मेन्यू में नहीं होता है। हेडर फुटर ऑप्शन तो इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब में जो हेडर फुटर ऑप्शन है यह इंसर्ट टैब में होता है, जबकि प्रिंट ऑप्शन, सेव एज, न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन यह सभी MS वर्ड के फाइल मेन्यू में होते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेडर फुटर। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय फाइल मेन्यू में हेडर फुटर विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। प्रिंट ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। न्यू ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। ओपन ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। क्लोज ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। सेव ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। सेव एज ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेडर फुटर। फाइल मेन्यू में हेडर फुटर नाम का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यदि हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर फाइल से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, लेकिन इस मेन्यू के अंदर हेडर फुटर नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कुछ डायलॉग बॉक्स में कई टैब होते हैं। आप ब्लैंक कुंजियों को एक साथ दबाकर इन टैब के बीच में स्विच कर सकते हैं। MS वर्ड में कुछ डायलॉग बॉक्स में कई टैब होते हैं। आप ब्लैंक कुंजियों मतलब कीज को, शॉर्टकट की को या 2-3 की को एक साथ प्रेस करके दबाकर इन टैब के बीच में स्विच कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है और यह सभी क्वेश्चन जो मई में CPCT का एग्जाम हुआ है उस पेपर में पूछे गए हैं। अब CPCT के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन MS वर्ड सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम सभी हमारे जो ओल्ड पेपर हुए हैं, पुराने पेपर हो गए हैं, उनके क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? MS वर्ड में कुछ डायलॉग बॉक्स में कई टैब होते हैं।
आप ब्लैंक कुंजियों को एक साथ दबाकर इन टैब के बीच में स्विच कर सकते हैं। जब आप एमएस वर्ड में वर्क करते हैं और यदि आप कोई विंडो ओपन करते हैं, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें अलग अलग प्रकार के टैब होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शन होते हैं। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टैब एक्टिव होता है। यदि हमें फर्स्ट टैब से सेकंड टैब को एक्टिव करना है या थर्ड टैब को एक्टिव करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, यह हमसे पूछा गया है। एक विंडो के अंदर, एक डायलॉग बॉक्स के अंदर जब मल्टीपल टैब होते हैं तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टैब एक्टिव होता है, लेकिन यदि आपको दूसरा टैब एक्टिव करना है तो आप कंट्रोल प्लस टैब का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब, एक विंडो के अंदर जितने भी टैब होते हैं उन सभी टैब में स्विच करने के लिए, मतलब एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में कोई भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन करें, कोई भी एक विंडो ओपन करें, जैसे कि ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है, आप देखेंगे यहां पर 3 टैब हैं, मार्जिन, पेपर, लेआउट। पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में 3 टैब हैं, मार्जिन, पेपर, लेआउट। अभी हमारा मार्जिन टैब एक्टिवेट है, सिलेक्ट है। यदि हमें पेपर टैब पर जाना है या लेआउट टैब पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ टैब की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब। एक डायलॉग बॉक्स के अंदर जितने भी टैब होते हैं उनको स्विच करने के लिए, बदलने के लिए कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायलॉग बॉक्स में जो टैब होते हैं उनको स्विच करने के लिए, बदलने के लिए कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अन्य वर्णों के नीचे एक ही पंक्ति में रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अन्य वर्णों के नीचे, वर्ण मतलब कैरेक्टर, अन्य कैरेक्टर के नीचे एक ही पंक्ति में रखता है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि फॉर्मेटिंग से संबंधित है। एमएस वर्ड के अंदर जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, और फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें कई प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अन्य वर्णों के नीचे एक ही पंक्ति में रखता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ शब्दों को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखा जाता है, जैसे कि हमने लिखा CO2 तो 2 को नीचे लिखा गया है। ऐसे यदि हम लिखें O2 तो 2 को नीचे लिखा गया है। हम लिखें SO4 तो 4 को नीचे लिखा गया है। यह कहलाता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जब हम किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे लिखते हैं तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, और यदि हम किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों ही फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को नीचे साइड पर लिखता है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को अपर साइड पर, ऊपर साइड पर लिखता है। सब स्क्रिप्ट का यूज टेक्स्ट को नीचे लिखने के लिए किया जाता है और सुपर स्क्रिप्ट का यूज टेक्स्ट को ऊपर लिखने के लिए किया जाता है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। तो यहां पर हमसे पूछा गया था ऐसा कौन सा फॉन्ट इफेक्ट होता है जो टेक्स्ट को नीचे की साइड लिखता है? वह होता है सब स्क्रिप्ट और ऊपर की साइड लिखता है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। इन दोनों को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को एक ही लेवल पर टाइप किया जाता है। आप देख सकते हैं हमने CO2 टाइप किया है तो तीनों कैरेक्टर को सेम लेवल पर टाइप किया गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस कर देंगे। कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करने पर
सुपरस्क्रिप्ट ऑन हो गया है और 2 को थोड़ा सा नीचे लिख दिया गया है। यह होता है सब स्क्रिप्ट। इसी प्रकार से होता है सुपर स्क्रिप्ट। हमने लिखा A2 तो आप देखेंगे A और 2 दोनों एक ही लेवल पर लिखे हैं। हमने 2 को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस किया तो 2 को सुपर स्क्रिप्ट कर दिया गया है। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को ऊपर लिखता है और सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को नीचे लिखता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सब स्क्रिप्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप MS वर्ड में मौजूदा डॉक्यूमेंट फाइल को दूसरे फोल्डर में कैसे सहेजेंगे? आप MS वर्ड में मौजूदा डॉक्यूमेंट फाइल को दूसरे फोल्डर में कैसे सहेजेंगे? यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है और यह सब क्वेश्चन मई वाले CPCT एग्जाम में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन भी MS वर्ड का है। आप MS वर्ड में मौजूदा डॉक्यूमेंट फाइल, मौजूदा मतलब जो आप पहले से बना चुके हो, जो पहले से सेव कर चुके हो, उसको दूसरे फोल्डर में कैसे सहेजेंगे, मतलब कैसे सेव करेंगे। सहेजना मतलब सेव करना। आप MS वर्ड में एक फाइल बना चुके हो जो कि ऑलरेडी एक फोल्डर में सेव है। अब आपको उसी फाइल को दूसरे फोल्डर में सेव करना है तो आप क्या यूज करेंगे? क्या आप फाइल मेनू के अंदर सेव ऑप्शन का यूज करेंगे, या फिर आप कंट्रोल S प्रेस करने के बाद फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप फाइल मेन्यू के अंदर सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे, या फिर आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर सेव एज का यूज करेंगे? यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा आपको, क्योंकि आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। हमें समझना होगा हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप MS वर्ड में मौजूदा डॉक्यूमेंट फाइल को दूसरे फोल्डर में कैसे सहेजेंगे? दूसरे फोल्डर में बोला गया है। दूसरे फोल्डर में मतलब ये फाइल पहले से एक फोल्डर में सेव है। ये फाइल पहले से एक फोल्डर में सेव है। अब उसी फाइल को हमें दूसरे नए फोल्डर में सेव करना है, मतलब पहले से सेव फाइल को दोबारा सेव करना है। और जब हमें पहले से सेव फाइल को दोबारा सेव करना होता है तो उसके लिए सेव एज ऑप्शन का यूज किया जाता है। सेव एज, जब हम फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो हम सेव ऑप्शन का यूज करते हैं, लेकिन पहले से सेव फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फाइल मेन्यू के अंदर हम सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि पहले से सेव फाइल को दूसरे फोल्डर में सेव करने की सुविधा प्रदान करेगा। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल S, सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेव एज। आप MS वर्ड में मौजूदा डॉक्यूमेंट फाइल को दूसरे फोल्डर में सेव एज ऑप्शन के द्वारा सेव कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं? IP एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं? CPCT एग्जाम के लिए IP टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि IP टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन CPCT के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर हम IP टॉपिक से संबंधित 5-6 क्वेश्चन को एक साथ तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? IP एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं? यहां पर आपको IP टॉपिक से संबंधित 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। IP एड्रेस क्या होता है? प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर या एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। किसी नेटवर्क में या इंटरनेट पर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए IP एड्रेस का यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। IP एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक एड्रेस होता है,
जो किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन होते हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, 2 वर्जन। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है इसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है, वह होती है 32 बिट्स। जबकि आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। यहां पर हमने आईपी से संबंधित 5-6 क्वेश्चन एक साथ तैयार करे जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप इस प्रकार से जो समझाए जाने वाले क्वेश्चन हैं इन सबको जरूर नोट करें, क्योंकि आप देखेंगे एक क्वेश्चन तो हमें मिला है आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं, वह तो हम तैयार करते ही हैं, लेकिन आईपी से संबंधित और जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारा प्रयास होता है उनको भी समझ लिया जाए, क्योंकि पेपर में एक टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर किया करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ईमेल किस ईयर में भेजा गया था। फर्स्ट ईमेल किस ईयर में भेजा गया था, पहला ईमेल कब सेंड किया गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर भी आपको ईमेल से संबंधित 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ईमेल किस ईयर में भेजा गया था। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है ईमेल का फुल फॉर्म। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। और पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था। सन 1971 में 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। रे टॉमलिंसन पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल कब सेंड किया गया था, 1971 में। पहला ईमेल किसने सेंड किया था, रे टॉमलिंसन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, जो कि सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको एक नंबर सिस्टम दे दिया जाता है और आपको उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। नंबर सिस्टम से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे चैनल पर ऑलरेडी सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन वीडियो को चेक करके नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना भी सीख लीजिए, क्योंकि पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। यहां पर आपको 5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। 5। पहला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के। पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी, जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10। और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम,
जिसका बेस होता है 16। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता है ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, तीसरा होता है डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और लास्ट होता है चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमसे पूछा गया था ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, वह होता है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क के लेआउट को, उस कंप्यूटर नेटवर्क के स्ट्रक्चर को सेट करता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या है? किसी नेटवर्क का लेआउट, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है वह कैसी होगी, यह सेट करती है टोपोलॉजी। जब भी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, कंपोनेंट, घटक। उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। मतलब एक नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क के लेआउट को सेट करती है। कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है और हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। इतने प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। लेकिन रेस नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो रेस नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो किया जाता है? एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो किया जाता है? यहां पर भी आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। डेटा को रो और कॉलम में, मतलब टेबल के रूप में अरेंज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वह कहलाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल में हम जो फाइल बनाते हैं, फाइल, उस फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल के अंदर जो पेज होता है, पेज, उस पेज को कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट एक्सेल की फाइल को कहते हैं वर्कबुक और पेज को कहा जाता है वर्कशीट। जो एक वर्कशीट होती है उसमें मल्टीपल रो होती हैं, रो, और मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनती है। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक्सेल की जो वर्कशीट होती है इसमें हमें टोटल 10,48,576 रो दी जाती हैं, रो, और 16,384 कॉलम दिए जाते हैं, कॉलम। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट में टोटल 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो सेल क्रिएट होता है। सेल, यह जो बॉक्स बनता है इसे कहा जाता है सेल। एक्सेल में हम जो भी डेटा भरते हैं, जो भी डेटा टाइप करते हैं वह सेल में टाइप होता है। और जो सेल हमने सिलेक्ट किया होता है, जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल कौन सा सेल कहलाता है? जिस सेल पर हमारा कर्सर है, जो सेल हमने अभी सिलेक्ट किया है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्सेल में
हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। एक्सेल में प्रत्येक सेल को एड्रेस से पहचाना जाता है। सेल एड्रेस बनता है कॉलम के नाम से, सेल एड्रेस बनता है कॉलम के नाम से और रो के नंबर से। हर कॉलम का एक नाम होता है ABC और रो के होते हैं नंबर 1 2 3। इस प्रकार से रो और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी कोई सेल एड्रेस बनता है तो पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। जैसे हमने लिखा यहां पर B5, तो B5 एक सेल एड्रेस है जिसमें B हो गया कॉलम और 5 नंबर की हो गई हमारी रो। तो एक्टिव सेल वह सेल कहलाता है जो सेल अभी सिलेक्ट है, और एक्सेल में हर सेल का अपना क्या होता है, एड्रेस होता है। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो किया जाता है, मतलब आपने जो भी सेल सिलेक्ट किया है उसका एड्रेस आपको कहां देखने मिलेगा, वह देखने मिल जाता है नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में MS एक्सेल की विंडो में एक पार्ट होता है नेम बॉक्स, जो कि एक्टिव सेल के या करंट सेल के एड्रेस को शो करता है, वह कहलाता है नेम बॉक्स, जिसे हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक फाइल बनाई है। फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। वर्कबुक का बाय डिफॉल्ट नाम होता है बुक 1। एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट नाम होता है शीट 1। एक वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं 16,384 और मल्टीपल रो होती हैं 10,48,576। कॉलम के नाम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ABCD से, और रो के नाम को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल, जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है, जो हमारा करंट सेल होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, और एक्टिव सेल का नाम शो होता है नेम बॉक्स में। आप देख सकते हैं हमारा कर्सर E5 नंबर के सेल पर है। इसका एड्रेस कहां दिखाया जा रहा है, नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स एक ऐसी लोकेशन होती है जो करंट सेल के एड्रेस को, मतलब एक्टिव सेल के एड्रेस को शो करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेम बॉक्स। एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में क्रिएट होने वाली फाइल को क्या कहा जाता है। MS पावर पॉइंट में क्रिएट होने वाली फाइल को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में क्रिएट होने वाली फाइल को क्या कहा जाता है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट में जो भी फाइल बनती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन। और बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, वह होता है प्रेजेंटेशन 1। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पावर पॉइंट में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन होता है .pptx। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1, और फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .pptx। और एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। मतलब पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर डी, और पावर पॉइंट में यूज होने वाले पेज को कहा जाता है स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है www ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। www ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है www ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता पहले यह समझ लेते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, और प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब
जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। www को शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। मतलब W3 का फुल फॉर्म भी क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। www को 1989 में बनाया गया था। www को 1989 में बनाया गया था, जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www को बनाया गया है। तो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 कहते हैं, जिसे 1989 में बनाया गया है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आपको उसका एड्रेस टाइप करना होता है इस प्रकार से www। इसके आगे आपने देखा होगा एक प्रोटोकॉल लगा होता है HTTP, या अब इसका नया वर्जन आ गया है HTTPS। जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपने देखा होगा www के आगे या तो HTTP प्रोटोकॉल लगा होता है या आजकल HTTPS यूज होने लगा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अब इसका नया वर्जन आ गया है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर, एस का मीनिंग क्या है, सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, www HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सीपीसीटी के एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिलेंगे। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी कैलकुलेशन होते हैं, वह सभी सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। सभी प्रकार की प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा होता है वह परमानेंटली स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में फॉर एग्जांपल यह हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकती है, एसएसडी हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है यह हाई कैपेसिटी में डेटा को स्टोर करती है, लेकिन इसकी स्पीड स्लो होती है, जबकि सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है। सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डेटा एक्सेस नहीं करता है। सीपीयू को जिस डेटा की जरूरत होती है उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है। प्राइमरी मेमोरी मतलब कहां लाया जाता है, रैम में। फिर रैम से डेटा को कहां ले जाया जाता है, सीपीयू के पास। मतलब सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस नहीं करता है। सीपीयू को जिस डेटा की जरूरत होती है वह डेटा पहले सेकेंडरी मेमोरी से कहां लाया जाता है, प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम में। फिर प्राइमरी मेमोरी से डेटा कहां भेजा जाता है, सीपीयू के पास। लेकिन अभी भी सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट है और रैम की स्पीड सीपीयू की स्पीड से स्लो है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच में एक मेमोरी और वर्क करती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का वर्क क्या है, जो सीपीयू का डेटा रैम तक पहुंचाती है और रैम का डेटा सीपीयू तक पहुंचाती है। मतलब रैम और सीपीयू के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान किया जाता है वह किस मेमोरी के माध्यम से किया जाता है, कैश मेमोरी के माध्यम से किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी वर्क करती है, जो कि सेकंड नंबर की सबसे फास्ट मेमोरी है। सेकंड नंबर की कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। उसके बाद सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है,
कैश मेमोरी। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, यदि ऑप्शन में रजिस्टर है तो आप रजिस्टर को टिक करेंगे, और रजिस्टर नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, कैश मेमोरी मिलेगा। कैश मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में सेकंड नंबर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जो कि रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है, रैम और सीपीयू के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान कराती है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कैश मेमोरी कहां वर्क करती है, कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी वर्क करती है। यहां पर आपको कुछ और क्वेश्चन तैयार करने हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का घटक नहीं है। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर, प्रोसेसर जो कि मदरबोर्ड में लगा होता है। आप कैबिनेट को सीपीयू ना समझें, कैबिनेट को सीपीयू ना समझें। आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक मॉनिटर होता है और इसके साथ एक बॉक्स होता है। जनरली यूजर इसे सीपीयू समझ लेते हैं। एक्चुअल में यह सीपीयू नहीं है, यह कहलाती है सिस्टम यूनिट या कैबिनेट, यह कहलाती है सिस्टम यूनिट या कैबिनेट। इसके अंदर मदरबोर्ड लगी होती है, मदरबोर्ड में लगा होता है सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। जो सीपीयू है वह किन चीजों से मिलकर बना होता है, हमें यहां पर बताना है। सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है सीपीयू मतलब प्रोसेसर के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, तीन। एक होता है रजिस्टर, रजिस्टर जो कि एक मेमोरी होती है, रजिस्टर के स्थान पर मेमोरी भी लिखा हो सकता है। एएलयू और सीयू, जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, इसके मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। मेमोरी मतलब रजिस्टर, एएलयू और सीयू। मेमोरी जो है वह होती है रजिस्टर, जो कि कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी और फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है, जो कि सीपीयू का एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट कौन है, एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी गणनाएं होती हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वह सभी एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और एक होता है सीयू, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू मतलब प्रोसेसर के तीन कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर या मेमोरी, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। मतलब एसएसडी सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल होती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेटवर्क में सबसे पावरफुल और इंपोर्टेंट कंप्यूटर को क्या कहते हैं। एक नेटवर्क में सबसे पावरफुल और इंपोर्टेंट कंप्यूटर को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक नेटवर्क में सबसे पावरफुल और इंपोर्टेंट कंप्यूटर को क्या कहते हैं। नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है।
कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। नेटवर्क में जो सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है उसे कहा जाता है सर्वर। सर्वर जिसे हम होस्ट भी कहते हैं। सर्वर का दूसरा नाम क्या होता है? होस्ट। नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल कंप्यूटर कहलाता है सर्वर या होस्ट, जो कि अदर कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराता है, रिसोर्स प्रदान कराता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेटवर्क में ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जो अदर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और रिसोर्स उपलब्ध कराता है? उसे कहा जाता है सर्वर या होस्ट। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर से रिसोर्स को लेता है या ऐसा कंप्यूटर जिसे सर्वर रिसोर्स उपलब्ध कराता है वो कौन कहलाता है? वह कहलाता है क्लाइंट। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर है जो सर्वर पर निर्भर होता है, सर्वर पर डिपेंड होता है। क्लाइंट को जिस रिसोर्स की, जिस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, क्लाइंट उसके लिए सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे देता है। मतलब सर्वर नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल कंप्यूटर है जो नेटवर्क के अदर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और रिसोर्स उपलब्ध कराता है। सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसका रिस्पॉन्स उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक नेटवर्क में सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बढ़ाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं? जो कि कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, जैसे कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जैसे कि डिस्क क्लीनअप, जैसे कि एंटीवायरस। यह सभी कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर कैसा सॉफ्टवेयर होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइल और फोल्डर्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है और मेमोरी स्पेस को बढ़ा देता है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम की फाइल और फोल्डर को प्रॉपरली अरेंज कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लोटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? प्लोटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्लोटर किस प्रकार की डिवाइस है? प्लोटर नेटवर्किंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है? प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस, प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हार्ड कॉपी, प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्लोटर का यूज लार्ज साइज के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। लार्ज साइज के जो ग्राफिक्स होते हैं उनको हाई क्वालिटी के साथ प्रिंट करने के लिए प्लोटर का यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी साइज के फ्लैक्स होते हैं, बैनर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लोटर का यूज किया जाता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। यह लार्ज साइज के ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी में प्रिंट करता है। प्लोटर का यूज वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स को, एक होते हैं रेस्टर ग्राफिक्स, एक होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। रेस्टर ग्राफिक्स
पिक्सल से बने होते हैं, पिक्सल से, इनको अधिक जूम करने पर इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। जबकि वेक्टर ग्राफिक्स बने होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, इसलिए इनको कितना भी जूम करो इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। मतलब वेक्टर ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी के साथ प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट क्या होती हैं? जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो उस डेटा की मात्रा को, उस डेटा की क्वांटिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। डेटा जो हमने स्टोर किया है, डेटा जो हमने डाउनलोड किया है, अपलोड किया है, उसकी कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर में डेटा को मेजर करने की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। और बिट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1, जिसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? बिट दो ही होती हैं, 0 और 1, और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट हो जाता है। 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है, एक बाइट। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी क्रिएट हो जाता है, एक केबी। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है? बिट के बाद जब 4 बिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? एक निबल बन जाता है। जब 8 बिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? एक बाइट बन जाता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक क्या बन जाता है? केबी बन जाता है। केबी मतलब किलोबाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जो कि होती है 0 और 1। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में जब हम नई फाइल बनाते हैं तो हमें Ctrl+N को प्रेस करना होता है, Ctrl+N, जो कि न्यू की शॉर्टकट की होती है। न्यू मतलब न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल को क्रिएट करना। Ctrl+N न्यू की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+O ओपन की शॉर्टकट की होती है, ओपन की। पहले से सेव फाइल को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए ओपन का यूज किया जाता है। Ctrl+P प्रिंट की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, हाइपरलिंक की। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए Ctrl+N का यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज करते हैं और हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए Ctrl+K का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+N। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मॉडिफायर की का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक मॉडिफायर की का एग्जाम्पल है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है, कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड का यूज कई प्रकार के डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कई प्रकार का डेटा इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की होती हैं, जैसे ए से लेके जेड तक होती हैं अल्फाबेटिकल की, 0 से लेके 9 तक होते हैं न्यूमेरिकल की, F1 से लेकर F12 तक होती हैं फंक्शन की। इसी प्रकार से नेविगेशन की होती है, नेविगेशन की, जैसे कि होम की, एंड की, पेज अप,
पेज डाउन एरो की, यह कहलाती है नेविगेशन की। इसी प्रकार से होती हैं टॉगल की। टॉगल की कौन सी कहलाती हैं? जैसे कि कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। और होती हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की मतलब, मॉडिफायर मतलब बदलना, चेंज कर देना, मॉडिफाई कर देना। ऐसी की जो किसी दूसरी की वर्किंग को बदल देती हैं वह कहलाती हैं मॉडिफायर की। ऐसी की जो अदर की वर्किंग को बदल देती हैं वह कौन सी की कहलाती हैं? मॉडिफायर की। जनरली इनका यूज शॉर्टकट की बनाने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट की जो कि होती हैं ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, यह होती हैं हमारी मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन सी की कहलाती हैं? ऐसी की जो अदर की वर्किंग को बदल दें, अदर की वर्किंग को मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें, वह कहलाती है मॉडिफायर की। जैसे कि ऑल्ट की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, यह कहलाती है मॉडिफायर की। कैप्स लॉक तो टॉगल की है, F1 एक फंक्शन की है और डेल एक स्पेशल पर्पस की होती है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट। ऑल्ट एक मॉडिफायर की है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, यह सभी मॉडिफायर की होती हैं जो कि जनरली शॉर्टकट की बनाने के काम में आती हैं और यह की अदर की वर्किंग को चेंज कर देती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है? निम्न में से कौन एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है? यह क्वेश्चन एक्सटेंशन से संबंधित है। एक्सटेंशन से संबंधित है। एक्सटेंशन जिसे हम फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं, जो कि यह बताता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। फाइल का टाइप शो करता है उसका फाइल फॉर्मेट, या जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। एक्सटेंशन को कहा जाता है फाइल फॉर्मेट, जो कि फाइल के प्रकार को, फाइल के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है? ग्राफिक्स मतलब चित्रों के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आरटीएफ। आरटीएफ तो वर्डपैड का एक्सटेंशन है। .txt यह नोटपैड का एक्सटेंशन है। .bat यह बैच फाइल का एक्सटेंशन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .png। .png एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। .png एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। .txt टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। .rtf वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .png एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।